IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दिल्ली दरबार आज फिर लेकर लौटेंगे। दिल्ली दरबार आज फिर आपके साथ मौजूद है, क्योंकि आज दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है, नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार आज दिल्ली में शपथ ले ली। ठीक एक साल पहले लगभग यही वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ने अपने दफ्तर के बालकनी में खड़े होकर, खिड़की में खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं जन लोकपाल के मुद्दे पर। और आज ठीक एक साल के बाद उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो दोबारा बैठे, और इस बार छोटे मोटे नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ। एक ऐसा बहुमत जो शायद सपने में भी किसी को ना आए, ना नरेंद्र मोदी को आया होगा, ना खुद अरविंद केजरीवाल को आया होगा। लगभग वैसा ही सपना, 70 में से 67 सीटें। अरविंद केजरीवाल आज 49 दिन की सरकार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आज के अपने भाषण में जो उन्होंने शपथ लेने के बाद दिया, परिपक्व दिखाई दिए, मैच्योर दिखाई दिए, समझदार नेता के तौर पर उनकी बातें सामने आई। उस पर भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण में, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय जो दिल्ली दरबार में हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री हमारे एक्सपर्ट, जो कि सलाहकार संपादक है अमर उजाला के, आपका स्वागत है सर। शबनम खान आम आदमी पार्टी की नेता हमारे साथ हैं। ओपी शर्मा जी, ये वो बिरला आदमी है जो बीजेपी के 3 लोग जीते हैं, उनमें से एक है ये ओम प्रकाश शर्मा। सर आपका स्वागत है। और उनके बगल में एक और शर्मा, लेकिन इस बार कांग्रेस के हैं, आलोक शर्मा। सर माफ़ी चाहता हूं, मैं ऐसे भी क्या के इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता कि आपका एक तो जीता है, आपका तो एक भी नहीं जीता। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपका परिचय भी ठीक से नहीं करवा पा रहा हूं। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ, और ये सब हुआ आम आदमी पार्टी की हवा की वजह से। 70 में से 67 सीटें, एक अनोखा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो शायद ही कभी टूट पाए। आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ किया, सुबह से क्या शपथ ली, क्या भाषण दिया, क्यों वही पुराना गीत गाया, इस सब पर पहले एक नजर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरविंद किसी व्यक्ति का नहीं, एक विचार का नाम है, एक भरोसे का नाम है। ये उन लाखों नौजवानों की उम्मीद का नाम है जो बेहतर भविष्य चाहते हैं, जिन्हें भरोसा है कि एक दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिसमें बदलाव की बेचैनी है, जिसमें सपने देखने की हिम्मत है और उसे पूरा करने का जज्बा है। दरअसल जीतने की शुरुआत ही खुद पर भरोसा करने के साथ होती है। अरविंद आज उसी भरोसे का दूसरा नाम बन गए हैं। एक दुबला पतला और साधारण सा दिखने वाला इंसान भी कमाल कर सकता है, ये आज के युवाओं को केजरीवाल ने सिखाया है। इसीलिए आज का यूथ केजरीवाल की धुन पर डांस फॉर डेमोक्रेसी कर रहा है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा मुल्क है। यहाँ 60% से ज्यादा लोगों की उम्र तकरीबन 35 साल की है। उस यूथ को एक हीरो चाहिए, वो हीरो जो सत्ता में बैठे लोगों की आंख से आंख मिलाकर बात करे, जो शक्ति संपन्न लोगों को चुनौती दे सके, जो सामने से जाकर ललकार सके। युवाओं को विद्रोही तेवर हमेशा आकर्षित करता है। केजरीवाल ने युवाओं की फितरत और जरूरत दोनों को पहचाना। इसी रणनीति के तहत उन्होंने परंपरागत और पुरातन पंथी खालिस गंध मारती राजनीति पर हमला शुरू किया। उन्होंने राजनीति के खेल के सारे नियम बदल डाले। सालों से जमी सियासी पार्टियों को अपने पिच पर आकर खेलने पर मजबूर कर दिया। खुद से गलती हुई तो उसे सच्चाई से माना और जनता से माफी मांगी। सियासी जंग में सहजता, सच्चाई और सपने को उन्होंने अपना हथियार बनाया। बार बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार तो नहीं जाग गया। क्योंकि अगर अहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन
पूरा नहीं कर पाएंगे जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं दोस्तों। देश की राजनीति में धूमकेतु की तरह उगे केजरीवाल ने पिछले 2 साल में सदियों का सफर पूरा कर लिया। अन्ना के क्रांतिकारी से आपके नेता तक का सफर कम दिनों में की गई बहुत बड़ी यात्रा है। जोरदार जीत से लेकर जबरदस्त शिकस्त तक को केजरीवाल ने बड़ी शिद्दत से जिया है। दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा न उतरने से लेकर भगोड़े मुख्यमंत्री तक का दंश उन्होंने झेला है। आरोपों की कालिख से लेकर ऑटो वालों के थप्पड़ तक सब कुछ बहुत ही धैर्य से सहा है। इस अनुभवों ने केजरीवाल को अब जल्दबाज क्रांतिकारी से मजा हुआ राजनेता बना दिया है कि ये घंटों में सरकार मत चलाइएगा, दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं। हाँ, ये सच है, केजरीवाल को जनता ने 5 साल दिए हैं, बहुत बड़ा भरोसा दिया है। लेकिन ये भी सच है कि इस भरोसे के लिए केजरीवाल ने सालों साधना की है, संघर्ष किया है। वो बेचैन नौजवान जो अपने एनजीओ से देश बदलने चला था, उसने कई बार अपने आप को बदला है, अपने तरीके बदले हैं, अपनी रणनीति बदली है। अन्ना के आंदोलन से जुड़ना और अलग होना इसी रणनीति का हिस्सा था। एक जिद्दी शिष्य ने अपने गुरु से राह अलग करने की जरूरत दिखाई, क्योंकि उसे अपनी जिद, अपनी सोच और अपने आप पर जबरदस्त भरोसा था। आज अरविंद सफल है। जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत उस काम के लिए दिया है जो अब तक उसके लिए कोई सियासी दल नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उसी कुर्सी पर अरविंद दोबारा लौट आए। वो कुर्सी ठीक 1 साल तक खाली रही, कोई भी इस बीच में उस कुर्सी पर नहीं बैठा। मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बनते से ही उन्होंने अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। इस बार कन्फ्रंटेशनिस्ट अरविंद कम नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल इस बार अराजक कम नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल इस बार परिपक्व नजर आ रहे थे। इसीलिए हमारा आज का सवाल भी हम यही पूछ रहे हैं, क्या वही अरविंद केजरीवाल अराजक क्रांतिकारी से परिपक्व राजनेता में तब्दील हो गए हैं बीते 3 साल की राजनीति में? पिछले 1 साल में जो कुछ अरविंद ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद देखा, आप क्या समझते हैं, क्या वो अराजक क्रांतिकारी से परिपक्व राजनेता में तब्दील हो चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए। अगर आपका जवाब ना है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और हमें अपने SMS 51818 51818 पर भेज दें। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल OP शर्मा जी मैं आप ही से पूछूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने जबरदस्त मुकाबला करने की कोशिश की। दिसंबर के महीने तक, या मैं ऐसा कहूं जनवरी 10 तक जितने पोल्स आ रहे थे, आपकी पार्टी सबको लीड कर रही थी। जनवरी 10 से वोटिंग के दिन फरवरी 7, इन 4 हफ्तों में लगभग सब कुछ बदल गया और ऐसा बदला कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि आज आप उन 3 में से एक MLA के तौर पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्या, मेरा सवाल वही जो मैंने जनता से पूछा है, क्या अरविंद केजरीवाल का आज का भाषण सुनने के बाद आप ये कहेंगे अब उनमें धैर्य आ गया है, अब वो परिपक्व हो चुके हैं? सुमित जी, आपका जो सवाल है, आज जो राज तिलक हुआ है, हम लोग तो शुभकामना देने के लिए पहुंचे थे। मुझे लगता है ये सवाल आज से 2 महीने बाद अगर किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप बहुत अर्ली ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आज मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, किसी का भी भविष्य जानने के लिए उसके भूतकाल में जाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो व्यक्ति गवर्नेंस के नाम पर सड़क से कूदकर छत पे चढ़ के उछल कूद करे, रजाई और कंबल लेकर सड़क पे सो जाए, अब वो आदमी कितना परिपक्व हुआ है ये समय बताएगा। आप नहीं कमेंट करना चाहेंगे इस पे अभी? जो आज उन्होंने कहा कि किरण बेदी से हम सलाह लेंगे, अजय माकन से हम बात करेंगे, उनको अनुभव है, ये उनकी परिपक्वता नहीं दिखाता है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है इसमें। अब जो कुछ करेंगे, जो वो कहते हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, अब ये समय बताएगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है और जो कुछ वो करेंगे। हमारा जो पुराना अनुभव है, जो अराजकता की आपने बात की, मैं उस विधानसभा का मेंबर रहा हूँ। इससे बड़ा कोई ब्लंडर नहीं हो सकता कि आप किसी भी आदमी का फ़ोटो लेके अपने साथ चिपका दें, ये अनैतिक है। दूसरा, जितने भी मेंबर हाउस में थे
डेवलपमेंट के लिए जो एक फंड होता है, जो उनका लेजिटिमेट राइट है, वो आप ना दें। अपने अलावा पूरी दुनिया को आप चोर कहें, लोगों को आप बहकाएं, लोगों को आप भरमाएं, सीएम होकर तरह तरह के मदारी पने के काम करें, तो वो अगर परिपक्व हो गए तो वो दिल्ली वो के लिए अतीत था शर्मा जी, वो अतीत था। हम सब कुछ अतीत से ही लेते हैं। किसी का भी अगर आपने भविष्य का आकलन करना होगा तो उसके अतीत का अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपकी राय है। आलोक शर्मा, यही सब। शबनम जी, आऊंगा आपके पास, आपको आखिर में आऊंगा क्योंकि आपको दोनों की बातों का जवाब देना, नोट करते रहिएगा। आलोक शर्मा, क्या अरविंद केजरीवाल परिपक्व राजनेता हो चुके हैं? देखिए, मैं काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह की परिपक्वता उन्होंने दिखाई है, परिपक्वता से तात्पर्य कहीं ना कहीं जो पिछली बार गलतियां की हैं उनको शायद आज ढकने का उन्होंने काम किया है। जो प्रश्न भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं शायद उन्होंने आज ही उनको दफन करने का भी प्रयास किया है अपने भाषण में। लेकिन आज मैं समझता हूं आलोचना का दिन नहीं है। आज दिल्ली की जनता को, हमारे सामने जो युवा बैठे हैं, इनको दिल्ली की राजधानी को आज एक नया मुख्यमंत्री मिला है, नया मंत्रिमंडल मिला है। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी को बधाई देते हैं, दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं कि आज दिल्ली को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है और तमाम मुद्दे जो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के लिए लटके हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि वो मुद्दे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। लेकिन जहां तक बात आपका प्रश्न है कि परिपक्वता की बात है, मैं समझता हूं कि आज भी वही शायद भाषण था जो पिछली बार था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ आवरण अवश्य चढ़ा दिए गए। पिछली बार जैसे भाषण में बहुत जल्दबाजी कर कुछ चीज़ों की घोषणा की गई, आज उनसे वो बचते हुए नजर आए। उनको शायद ये समझ आने लगा है कि विकास जो है या बातों से जो है कोई राज्य नहीं चलता है, लिमिटेड सीमित संसाधन होते हैं। जीतने के बाद ही तमाम तरह के यू टर्न जो हमें उनके नेताओं को देखने को मिले, आज उनके भाषण में भी कई तरह के यू टर्न देखने को मिले और यू टर्न के साथ साथ उन यू टर्नों का स्पष्टीकरण भी देते हुए नजर आए वो। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता और चालाकी के बीच का रास्ता नजर आया हमें। आप विरोधी हैं, आलोचना करना आपका काम है। विनोद जी, मैं आऊंगा आखिर में आपके पास। शबनम, आपका मौका है इन दोनों पॉइंट्स का जवाब देने का। सुमित जी, ना तो कभी वो अराजक थे, अगर आपके मुद्दों को उठाकर उतनी बात कहना आप उसे अराजकता कहते हैं तो मैं तो ऐसे अराजक को सैल्यूट करूंगी। दूसरी बात, आप दोनों इतने सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई दोनों इतने सीनियर हैं और पार्टी भी कितनी सीनियर है कि कोई 130 साल पुरानी पार्टी है, कोई 40 साल पुरानी पार्टी है। आप लोगों ने एक सेकंड में जो अभी आए हैं, अगर वो कोई गलती की, उन्होंने आप सबसे माफी मांगी, आगे बढ़कर माफी मांगी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आगे बढ़कर माफी मांगता है? आपको तो खुश होना चाहिए कि चलिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अगर कुछ गलती की थी तो माफी मांगने के बाद आपके आगे हाथ बढ़ा रहा है। और आपके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आगे आकर हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। आप कैसे उनको अपोज करने की हिम्मत रखते हैं जब आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी स्वयं बुलाकर कहते हैं कि मैं भी कोऑर्डिनेट करूंगा सबका। सुमित जी, एक चीज बताइए, सभी पार्टियों का मेन मोटिव क्या होता है? दिल्ली को कैसे विकास की राह पर ले जाया जाए। तो दिल्ली को विकास की राह पर क्या इस तरह से ले जाया जाएगा, या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और केजरीवाल जी ने कितनी सभ्यता का परिचय देते हुए कहा है, मैं अपनी बड़ी बहन किरण बेदी जी का भी सहयोग लूंगा, मैं अपने बड़े भाई अजय माकन जी का भी सहयोग लूंगा। मुझे लगता है ये एक राजनीति को नई दिशा देने की तरफ वो जा रहे हैं और इसका आप और सबको स्वागत करना चाहिए। विनोद जी, इसीलिए हमने सवाल पूछा है कि जो बात उन्होंने आज कही वो जनता के अंदर कितनी उतरी, जनता क्या समझती। विनोद जी, अब ये बात कहना मंच पे खड़े होकर शपथ के बाद कि हमको कहीं ना कहीं अहंकार आ गया था, हमको लगा कि हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, हमने 400 उम्मीदवार से ऊपर खड़े कर दिए और हमको क्या हश्र हुआ ये हम जानते हैं। उस बात को लेकर जो बात शबनम खान ने कही कि उनको भगोड़ा कहा गया, वो चले गए, उसके बाद उसके लिए उन्होंने बाकायदा दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी, ये परिपक्व नेता की निशानी नहीं है? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने आज जो भाषण दिया है बहुत परिपक्वता का भाषण है, बहुत परिपक्व नेता का भाषण है और मन को छूने वाला भाषण है, मैं कहूँगा। और संवाद की शैली में मैं एक बात कहूँ शर्मा जी, आप लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा ये है कि नरेंद्र मोदी जी संवाद की शैली में सबसे माहिर माने जाते हैं, कहीं आज के भाषण से लगता है अरविंद केजरीवाल थोड़ा उनसे आगे निकल गए। राहुल गांधी तो खैर इसको झेल ही रहे हैं, इस असफलता को। तो एक तो ये है, और उसमें जो 2-3 बातें उन्होंने कही बहुत अच्छी कही। पहली बात जो उन्होंने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि टोपी लगा करके कोई भी अगर गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको सजा दी जाए।
आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के, क्योंकि वो आदमी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो नहीं सकता, और होगा भी तो भी कार्रवाई करिए। यानी एक स्पष्ट उन्होंने मैसेज ब्यूरोक्रेसी को दिया कि कोई आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के 4 आदमी पहुंचे और मनमानापन करने लगे तो उसको रोका जाए, ये सार्वजनिक मन से उन्होंने कहा। जबकि राजनीतिक संस्कृति उल्टी है, पता किया जाता है भाई गड़बड़ करने वाले अपनी पार्टी के हैं, अच्छा देखो यार बचाओ किसी तरह, एसएचओ को फोन जाएगा, डीसीपी को फोन जाएगा, पहुंच जाती है जेल के अंदर छुड़वाने के लिए। किसी इंडिविजुअल किसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये राजनीतिक संस्कृति है भाई, यार दल की है, इसमें कोई अगर उदाहरण देने में शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारी पार्टियों के बड़े नेता बेपर्दा हो जाएंगे उसको। दूसरी बात उन्होंने कही कि 5 साल तक वो दिल्ली की सेवा करेंगे, जो आपने प्रश्न किया कि 450 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए और देश के प्रधानमंत्री बनने की ललक में चले गए और सीधे बनारस जाके नरेंद्र मोदी से भिड़ गए, पब्लिक का मूड न भांपते हुए। उस वक्त जो पब्लिक का मूड था वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में था और लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे। इसीलिए जब ये बनारस जाके केजरीवाल जाके चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ वातावरण बना और उनकी पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हुई। लेकिन उसका एक लॉन्ग टर्म फायदा भी मिला। फायदा ये मिला कि जो वर्ग नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, भाई 68% वोट जो है खिलाफ पड़ा है ना, उसको लगा कि यही एक आदमी है जो टेक ऑन कर सकता है, जिसका फायदा दिल्ली में मिला कि कांग्रेस का सारा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। तो उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है कि मैं 5 साल दिल्ली की सेवा करूंगा और इधर उधर नहीं जाऊंगा, और दिल्ली के वादों के लिए उन्होंने कहा कि वो टाइम फ्रेम न तय किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कि हम 2 महीने में कर देंगे, 100 दिन में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, 5 साल मिले, मैं 5 साल काम करूंगा। जवाब दीजिए। नहीं, मैं समझता हूं कि टाइम फ्रेम की जहां तक बात है, कुछ मुद्दे अवश्य हैं जो टाइम टेकिंग हैं, कि उनमें समय लगना चाहिए, लेकिन उनके बहुत से वायदे तो ऐसे हैं ना, उनको पूर्ण राज्य के दर्जे की आवश्यकता है उसके अंदर। अगर स्कूलों को स्कूल बनाने हैं 500 स्कूल, तो एक ब्लूप्रिंट तो बनाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही क्यों नहीं दिया उन्होंने, लेकिन 20 कॉलेज अगर खोलने हैं, 500 स्कूल अगर खोलने हैं और युवाओं के मोबाइल पर फ्री वाईफाई चले, तो उसकी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा। मैं तो स्वयं ही कह रहा हूं कि आज मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में इतना अवश्य उम्मीद करूंगा कि 5 साल के लिए इस तमाम मुद्दों को न छोड़ दिया जाए। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जिस तरह से उन्होंने शुरू में ही राजनीति शुरू कर दी है कि गृह मंत्री साहब से मिले और बाहर आकर उन्होंने मीडिया में कह दिया, साहब उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है, कल को जब अड़चने आएंगी तो कहेंगे साहब देखिए अड़चने आ रही हैं इनकी वजह से। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं परिपक्वता नजर आ रही है। ओपी शर्मा जी, इसी मुद्दे पर पेशबंदी है, इसी मुद्दे पर जो बात शबनम खान कह रही थी कि नरेंद्र मोदी ने परिपक्वता दिखाई, फोन कर बधाई दी और कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके पास तो देश भर की चिंता है, आपको देश भर के बारे में सोचना है, आपको विदेश भी जाना है, तो दिल्ली को दिल्ली वालों के हवाले छोड़ दीजिए। वो पूर्ण राज्य के दर्जा की बात कर रहे थे बगैर मांगे। क्या ये संभव है? मुझे लगता यह है कि इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट और तीनों सेना, मुझे तो नहीं लगता है कि सीएम के भरोसे छोड़ी जा सकती है। अगर इस प्रकार का इस देश के या लोग सोचते हैं, मुझे लगता है रेफरेंडम करना चाहिए पूरे देश में इसके लिए। पूरे देश में कि दिल्ली में? देश में करना चाहिए। क्या बीजेपी की ओपिनियन है? बीजेपी की नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपको लगता है कि अगर ये दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिल जाएगा? मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद और बिना मकसद का एक मुद्दा है। आपकी पार्टी ने भी दिया था लोकसभा चुनाव में, मैनिफेस्टो में आप लोगों ने दिया है। वोट मांगे हैं बीजेपी ने, तमाम मैनिफेस्टोस के अंदर इस बार का विजन डॉक्यूमेंट में उसके पहले लिखा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सुमित जी, आप नहीं सहमत? आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है। सुमित जी, मदन लाल खुराना ने बतौर चीफ मिनिस्टर इस मुद्दे पर धरना दिया था जंतर मंतर में, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर। नहीं, उस समय धरना दिया और फिर माननीय आडवाणी साहब जब गृह मंत्री थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको डिनाई किया। उसके बाद बीजेपी ने फिर उसी मुद्दे पर वोट मांगे। जब लगा कि सत्ता आ गई हमारे पास तो पीछे हट गए। अब दोनों पार्टियों से सवाल जनता जो है सवाल करेगी। हमने तो 15 साल शासन किया, हम आज तक सवाल भुगत रहे हैं। अब इनसे 10 दिन के बाद सवाल शुरू हो जाएंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा, वहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ पर भी, और दोनों ही चाहते हैं, फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? जी शबनम जी। सुमित जी, अगर सवाल उठेंगे तो जवाब देने का जज्बा भी आम आदमी पार्टी रखती है। अगर हमने कुछ वादे किए हैं तो निभाने का जज्बा भी आम आदमी पार्टी रखती है। तो अभी से हम पर आरोप प्रत्यारोप ना शुरू करें। आज तो बहुत खुशी का और हंसमुख माहौल है। सारे देखिए युवा किस तरह से खुश हैं। आज उनको नया मुख्यमंत्री मिला है। हमने जो भी वादे किए हैं, आपने हमें 5 साल दिए, कुछ समय तो दीजिए उन्हें निभाने के लिए। आज ही आप कहना शुरू करेंगे कि कल ही आप क्या कर देंगे, पर तो थोड़ा समय देंगे तो हम शबनम जी इस बात का जवाब दीजिए कि जो आदमी जो संस्था आपके ऊपर सवाल पूछ सकती है, आप उसको पहले ही टारगेट पे ले लेते हैं कि मीडिया वालों मुझसे पूछना मत कि क्या टाइम फ्रेम है, कि मैं आज नहीं बताऊंगा, मुझे 5 साल का मैंडेट मिला है।
भाई मीडिया वालों का तो काम है 2 साल, आज आपको 5 साल का अगर मैंडेट मिला है और महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने में अगर स्कूल, अस्पताल, वाईफाई, बिजली, पानी की तरफ कदम बढ़ते नहीं दिखते हैं तो कौन सवाल पूछेगा? नहीं, आपने फिर अरविंद भाई का एक चीज नहीं सुनी है सुमित जी। वो ही कहते हैं कि हमें हमारी कमियां भी बताते रहिए। आप ही लोगों से कहते हैं वो हमेशा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी कमियां मत बताइए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप हमसे आकर मत पूछिए। उन्होंने कहा आज ही बना हूं, आज ही मेरे मुंह में माइक मत लगाइए। कल से ही आप पूछने लगोगे 24 घंटे में दोगे कि 72 घंटे में दोगे। आप हमें 1-2 महीने तो देंगे, हमें जमीन पर लाने के लिए आप हमको ये बता दीजिए कि कितने दिनों के बाद हम आपसे पूछे कि क्या टाइम फ्रेम है? नहीं, वो तो आप हमसे रोज पूछिए। 3 महीने के बाद पूछे। आप थोड़ा सा समय तो दीजिए। 65 साल वालों को भी देखा है, 40 साल अभी आप बता रहे थे उनको भी देखा है। हमें आप 6 महीने भी नहीं देंगे सुमित जी। बिल्कुल दिए, 6 महीने थोड़ा सा समय दीजिए। जनता ने 5 साल दिया है। ना युवा कभी निराश होंगे, ना महिलाएं कभी निराश होंगी, और ना हमारी दिल्ली की जनता कभी निराश होगी। महिलाओं की निराशा का तो आज ही मामला शुरू हो गया है। 1993 के बाद पहली कैबिनेट बनी है जिसके अंदर महिला मंत्री नहीं है। महिला पुरुष इन सब चक्रों में फंसा रखा था। इन धर्म से भी ऊपर कर रही है हमारी पार्टी। क्या महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन साथ में नहीं मिलना चाहिए था? दिल्ली की महिलाएं सोच रही हूँ। अभी ऐसा कोई मुसीबत नहीं है शबनम जी, ये बात उठ रही है। बहुत सारी आप खुद महिला हैं, ये बात लगातार उठ रही है कि महिला क्यों नहीं है कैबिनेट में? मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। शबनम जी, आपने कहा कि महिलाओं जेंडर से और धर्म से ऊपर उठ के पार्टी जा रही है। वही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को उस तरह से नहीं मिला तो आप ही लोगों ने सवाल उठाया था कि इसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, और तब यही जवाब बीजेपी ने दिया था कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। आज आप वही बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन वर्गों की हिस्सेदारी सरकारों में होती है। अभी क्या सारे विभाग बढ़ गए सुमित जी? नहीं, सब वो हो गई ना कैबिनेट मंत्रियों की। आप तो सिर्फ मंत्रालय की बात कर रहे हैं। मंत्रालय महिलाओं को और जगह एडजस्टमेंट नहीं करने देंगे। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद नहीं, पहली बार हुआ है शबनम जी, महिलाओं को उचित स्थान दिया जाएगा। पहली बार हुआ है जब से दिल्ली यूटी हुई है, पहली बार है कि किसी भी कैबिनेट में कोई भी महिला का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये भी एक नया रिकॉर्ड बना है। जब महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तब भी 2 महिलाएं मंत्री। हाँ बिल्कुल, किरण वालिया बनी और क्या हमें मंत्री बना दिया जाए तभी सम्मान है हमारा? किसी भी सत्ताधारी दल में 6 महिला विधायक पहली बार जीत कर आई। बिल्कुल। मैं ब्रेक ले रहा हूं, इसी मुद्दे पर लौट के आऊंगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये मैं यहाँ बैठे लोग दर्शक भी सवाल पूछ सकते हैं। हम इस पॉइंट पर बात करना चाहेंगे शबनम खान से, तमाम पैनलिस्ट से, कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, जबकि वो कहते हैं कि वो दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं। कैसे सेवा करेंगे? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है अरविंद केजरीवाल पर। क्या अरविंद केजरीवाल अराजक क्रांतिकारी से अब परिपक्व राजनेता में तब्दील हो गए? जो आज शपथ लेने के बाद उनका भाषण था उसकी काफी सराहना की जा रही है। अरविंद के व्यक्तित्व में आए बदलाव के बारे में चर्चा चल रही है। तमाम जगहों पर, सोशल साइट्स में, क्लब्स में, कैफे हाउसेज में ये बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलतियों से सीखा है और अपनी गलतियों को मानने में उनको कोई भी हिचक नहीं हो रही है। वो बाकायदा माफ़ी भी मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज फिर करप्शन को लेकर अपने इरादों को जाहिर किया। आपको याद होगा 28 दिसंबर 2013 को जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी तो उसी रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर आपको पैसा दे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, उसको मना मत करना। आज भी अरविंद ने उन्हीं जुमलों को दोहराया और साफ किया कि करप्शन करने वालों को, करप्शन कराने वालों को उनकी पार्टी नहीं छोड़ने वाली है। अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन
जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लगभग वही जुमला। और इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कुछ और बातें भी की आज के भाषण में, जहां पर उनकी परिपक्वता नजर आई। पिछली बार के भाषण में उन्होंने विरोधियों पर एक तरीके से जल्दबाजी की बातें करने की कोशिश की थी, जल्दबाजी में आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखे थे, लेकिन आज सहयोगात्मक रवैया के तौर पर नजर आया उनका पूरा बिहेवियर। जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब अच्छे इंसान हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना, आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए इस काम करना। किरण बेदी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। चुनावों में जीत या हार चलती रहती है। मेरी बड़ी बहन के बराबर हैं। पुलिस में, प्रशासन में उनका बहुत लंबा अनुभव है। किरण बेदी जी को हम साथ लेके और समय समय पर उनकी गाइडेंस लेके हम काम करेंगे। अजय माकन जी, उनका नीतियां बनाने में, सरकार चलाने में एक लंबा अनुभव है। अजय माकन जी से भी हम लोग समय समय पर सलाह मशविरा करेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे। आज अरविंद की बातों में ठहराव दिख रहा था, परिपक्वता दिख रही थी। आपने दोनों भाषणों को देखा, आप आसानी से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भी पोर्टफोलियो अपने साथ नहीं रखा है। अपने तमाम सहयोगियों को, जो 6 के 6 सहयोगी हैं, उनको पूरे पोर्टफोलियोज बांट दिए हैं। इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में साफ किया, क्योंकि मैं दिल्ली की सेवा करना चाहता हूँ। ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि मैं दिल्ली छोड़कर चला जाऊँगा, उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कहते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि मैंने अपने पास कोई मंत्रालय क्यों नहीं रखा। मुझे नहीं लगता कि सीएम को किसी मंत्रालय का जिम्मा उठाना चाहिए। मैं दिल्ली की समस्याओं का हल ढूंढूंगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने मंत्रियों और विधायकों के काम की निगरानी करूंगा। अरविंद केजरीवाल उसी सवाल का जवाब देते हुए जो हमने ब्रेक के पहले उठाया था कि आखिरकार क्यों वो कोई पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहते हैं। विनोद जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये सामान्य है किसी भी मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होना और ऊपर से ये कहना कि मैं निगरानी करूंगा? आप तो वैसे भी निगरानी कर सकते हैं। नहीं, सामान्य नहीं, असामान्य है। हाँ, वही। आप देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के पास कितने विभाग होते हैं। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें तो कम से कम एक समय था कि अब पता नहीं क्या, इसलिए 50 से ज़्यादा विभाग थे अखिलेश के पास। अब बहुत केंद्रीकरण हालत ये हो गई है कि अब तो गृह मंत्रालय सारे मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, गृह राज्य मंत्री बनाते हैं, जबकि एक जमाने में राज्यों में गृह मंत्री इंडिपेंडेंट हुआ करता था। अभी केंद्र में वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है अरविंद ने एक नई शुरुआत की है। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो कैबिनेट पूरी उसके प्रति उत्तरदायी होती है और मुख्यमंत्री कोई भी काम करा सकता है, वो अपने पास विभाग रखे या ना रखे। वो किसी भी मंत्री के फैसले को बदल सकता है, पलट सकता है, बदलाव, ही कैन डू एवरीथिंग। तो 6 मंत्री हैं, 6 के 6 मंत्री जो है अरविंद के, एक तो नेता है अरविंद पार्टी के, उनके नाम पर वोट मिला है, वैसे ही उनकी हैसियत है बहुत बड़ी, और दूसरे वो कैबिनेट सिस्टम में मुख्यमंत्री हैं। सुपर सीएम नहीं लग रहे वो? नहीं, ये सुपर सीएम हो गए, निगरानी करूंगा। उनको शायद ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा जब उनके पास कोई डिपार्टमेंट सीधे नहीं होगा। तो रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं विभागीय की फाइलों में साइन करना, ये करना, अधिकारी आ रहे हैं वो, तो उससे मुक्ति मिलेगी और थोड़ा वो अपने मंत्रियों को साथ ज्यादा विचार विमर्श कर सकेंगे, निगरानी रख सकेंगे, विधायकों में निगरानी कर सकेंगे। इसके अलावा फिर मैं कह रहा हूँ, भले उन्होंने कहा वो 5 साल में दिल्ली में रहूंगा, वो भविष्य के बारे में भी सोच सकेंगे। दिल्ली के बाहर जो प्रचार प्रसार पार्टी का करना है उसके बारे में। शबनम खान, सुपर सीएम नहीं, साधारण सीएम। क्या अगर वो पोर्टफोलियो ले लेते तो सुमित जी आप ये सवाल कर रहे होते कि देखिए शबनम जी उन्होंने ये सब ले लिया,
नहीं, मैं नहीं करता था। आप उन्हें काम करने दीजिए ना। आप ही ने तो कहा है कि हम एक अलग राजनीतिक दिशा दे रहे हैं, हमारी राजनीति थोड़ा अलग ढंग की है, तो हमारी सोच से हमें चलने दीजिए। जनता को दिल्ली की क्या चाहिए? काम चाहिए। चाहे सीएम सारे पद अपने पास रख ले, चाहे वो सारों पर निगरानी रख के आपको जमीनी स्तर पर सारी सुविधाएं दे, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, काम करने दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या सोच है इसके पीछे? उनकी अपनी रणनीति है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, समय आने पर पता लगेगा। आपको नहीं लगता कि जो बात विनोद जी आखिर में कह रहे थे कि उनका इरादा है, लेकिन अभी नहीं, आज कहने की बात नहीं है। मुझे लगता नहीं आज बहुत जल्दी इन बातों को। आज तो उन्होंने साफ किया है कि मैं दिल्ली में रहूंगा, काम करूंगा। आज तो हम केवल उनको शुभकामनाएं देने ही आए हैं। होता रहा उल्टा। आलोक जी, आपको क्या लगता है, इस स्ट्रेटेजी क्या है ये? देखिए, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्हों के दायरे में घिरा हुआ ये निर्णय लगता है। समय आने पर किस तरह का उनका निर्णय रहा और उसके क्या रिजल्ट रहे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर अपने पास विभाग रखें तो वो सोचने की शक्ति उनकी बंद हो जाती है, या वो नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, या विजिलेंस नहीं रख सकते हैं, या अन्य विभागों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक नई परंपरा है। मोदी साहब का 9 महीने में पता चल गया है, इनका 2 महीने में पता चल जाएगा। इसमें एक चीज और है सुमित जी जी, सीधा उत्तरदायित्व से भी बचेंगे क्योंकि सारी फाइलें मंत्री ही साइन करेंगे, तो मुख्यमंत्री सीधे अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उस मंत्री की जिम्मेदारी होगी। नहीं, जैसे कोयला मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था उस समय, मनमोहन सिंह आज कोयला मंत्रालय आज उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि उत्तरदायित्व आ गया। तो मुख्यमंत्री के यहाँ पास या प्रधानमंत्री के पास जो विभाग होता है उसके सीधे उत्तरदायित्व उसका होता है, वरना मंत्री का उत्तरदायित्व होता है। ये भी उत्तरदायित्व से नहीं डरते हैं। फिर जब कर रहा हूँ ये स्थितियां होती हैं। आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन विनोद जी, जब कोई मंत्रालय नहीं है आपके पास और मंत्री अपनी मर्जी से कोई काम करवाना चाहेगा और मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तब किसकी चलेगी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री उसको इंटरवीन करेगा, कोई भी फाइल मंगा कर मुख्यमंत्री मान जाएगा, कोई भी फाइल मंगा के उसको ओवररूल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं 1-2 सवाल लेता हूं दर्शकों के। मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, जब हम ब्रेक में जा रहे थे उससे रिलेटेड है। आपको हम वक्त तो दे रहे हैं पर आपकी सोच भी हम सुन रहे हैं यहाँ पे। आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको मंत्री ही बनाया जाए। आपको नहीं लगता कि डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में जब तक वो नहीं आएंगी, 0% कैबिनेट है उनका आम आदमी पार्टी में, तब तक कुछ बदलेगा? अभी जब इतने सारे सालों से महिलाएं कैबिनेट में रही हैं सुमित जी, तब उन महिलाओं ने क्या बदल कर दिखाया है? लगातार बलात्कार होते रहे, लगातार दिल्ली की महिलाएं शोषित होती रही हैं, लगातार दिल्ली में महिलाओं का डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है। तो आप हमारी स्ट्रेटेजी से चलने दीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बहुत सारे विभाग हैं। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला जी ने ही कहा था सुमित जी, आप सुन लीजिए ना आपकी बात। मैं खुद भी बहुत डरती हूं। आपकी बात मैं ये नहीं मानता कि महिलाओं को आप अगर मंत्री बना देंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनकी भागीदारी रहेगी। 73वें 74वें संशोधन से अगर नगर पालिका और गाँव में महिला सरपंच बनी है तो उन्होंने अपना वजूद दिखाया, वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। और एक बहुत बड़ा निर्णय आवाज उठाई, सुमित जी, महिला मंत्री को आपने एक बहुत बड़ा निर्णय शीला दीक्षित जी की कैबिनेट ने लिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आज डीडीए की प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर महिलाओं का नाम, उसमें पत्नी का नाम डाला गया। मैं समझता हूं अगर शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री नहीं होती, कोई पुरुष होता, तो शायद इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता। महिलाएं अगर सत्ता में रहेंगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में निर्णय लेने में आसानी रहेगी और बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। कुछ सवाल और लेता हूं। आपका सवाल बीजेपी से तो नहीं ले पाए। नमस्कार सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, लोकसभा में आपने कांग्रेस को विपक्ष का पद नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है कि आपको विपक्ष का पद देंगे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो सर, आपको नहीं लगता है कि आडवाणी और अटल के पार्टी को कोई तीसरा सिद्धांत सिखा रहा है? ये अभी आपका जो सवाल है समय से पहले का है। अभी जो लोकसभा का और विधानसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखने के बाद जब पार्टी एक्सेप्ट करेगी तब ये सवाल आपका वाजिब होगा। मुझे लगता है आज इस सवाल का जवाब देने की। एक सवाल और। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से बस, बट उससे पहले मैं उनके बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे बहुत खुशी हुई, और इतना खुशी कोई फेस्टिवल में नहीं हुआ था कि 67 सीट लाकर और एक रिकॉर्ड कायम की गई दिल्ली के अंदर। मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट बहुत से शहरों से, बहुत से स्टेट से यहाँ दिल्ली में आके रहते हैं, तो उन स्टूडेंटों को लिए क्या प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटी? विच टाइप ऑफ फैसिलिटी यू विल प्रोवाइड मी?
केजरीवाल जी का अगर आपने एक बहुत बड़ा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सुमित जी कि जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा और अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, तो सरकार उसको भरपाई करेगी और आपसे धीरे धीरे सुविधा के अनुसार वापस ले लिया जाएगा और आपके लिए तो कॉलेजेस भी खोले जाएंगे और युवाओं के लिए तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, इस तरह की चीजों से आप चुनाव जीत सकते हैं, सत्ता नहीं चला सकते हैं। आपने अगर लोन लिया, आप मुख्यमंत्री होकर ये कहें कि साहब आपको लोन देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, तो हिंदुस्तान की जनता तो नहीं देने पर कहीं ना कहीं विचार करेगी। मैं समझता हूं कि अब दिल्ली देश की राजधानी है, आपको पूर्ण बहुमत मिला है, जो भी स्टेप लें आप वो पूर्ण मैच्योरिटी के साथ लें, आप पूरी परिपक्वता के साथ लें। एक आध सवाल लेता हूं सर, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, तो क्या कांग्रेस इससे विधानसभा का रास्ता भूल जाएगी या उसके अस्तित्व की लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। इस बार का चुनाव जिस भी तरह से जिन भी मुद्दों पर लड़ा गया, दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई बनाई गई, जब वो दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई से भी काम नहीं चला तो तीसरे व्यक्ति को बीच में उतार दिया गया, कहीं ना कहीं मुद्दे गौण हो गए। आज देश में, देश की राजधानी में नई सरकार आई है, मैं इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। मोदी साहब 9 महीने में साफ हो गए, 2 महीने आप रुकिए, केजरीवाल साहब को भी साफ होते देखिए। लोग जी कुछ सवाल और तो फिलहाल आप ही साफ है बड़े पूछे भाई। पूछे। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आप जैसे जनता से जुड़े रहने के पावर में आने के बाद जनता से जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे? आज आपने केजरीवाल भाई साहब की बात नहीं सुनी शायद, फिर ध्यान से उन्होंने बोला है कि एक, और वो जो खुद उन्होंने नहीं लिया है ये पद जो आप और हम अभी बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच में रहने की वजह से ही ये पद नहीं लिए, किसी भी तरीके के विभागों को नहीं लिया है। उन्होंने कहा है मैं जनता के बीच जाऊंगा, जिस भी मंत्रालय से जनता को परेशानी होगी मैं स्वयं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये कभी किसी सीएम ने नहीं किया, ये पहले आप सबको गर्व महसूस करना चाहिए इस चीज पर। एक और सवाल। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि दोबारा से हम सीएम के तौर पे केजरीवाल को देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, पूरे दिल्ली वासी खुश है शायद इस बात पे। मेरा सवाल बस एक ही है, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। हर बार महिला सुरक्षा सुनने को मिलता है, हर कांग्रेस से भी यही सुनने को मिला, बीजेपी से भी मिला, अब आप खड़े हुए हैं। हम आपसे क्या उम्मीद लगा ले कि हम निश्चिंत रहे कि दामिनी केस, रोहतक में जैसे केस हो रहे हैं, उससे हम थोड़ा निश्चिंत रहें, क्या हम सोचते हैं? मैं अपनी छोटी बहन को सुमित जी पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली के जो नकारात्मक रवैया रखते थे, महिलाओं के लिए जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते थे, आज ही से उनके कान उमेटने का काम केजरीवाल बड़े भाई ने शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की सख्त जरूरत थी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, अगर सीएम इस पर पैनी नजर रखेंगे और खुद गली गली आप पर हम सब काम करेंगे तो जरूर आप पर हमें सुरक्षा भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। सीसीटीवी लगाने आपको बिल्कुल लगेंगे। और सुमित जी को मैं साथ घुमाकर दिखाकर भी लाऊंगी। सुमित जी देखिए, सब जगह मैं साथ चलूंगा। हाँ, गिनवा कर गिनती करवा। मेरा नाम शारिक अमीन है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा ये सवाल है कि हम इंडिया को बताते हैं कि एक सेकुलर स्टेट है। किससे है सवाल ये सभी लोगों से, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे मेरा ये सवाल है जी बेटा, ऑडियंस से जिसके पास इसका आंसर हो, कि हम इंडिया को ये बताते हैं कि ये हमारी स्टेट जो है एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हुआ हो? और बीजेपी रही इतने साल, कांग्रेस रही इतने साल, क्यों ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मुसलमान को एक पीएम बनाया गया हो? और मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये आप अगर सेंट्रल में आती है, क्या आप कभी ऐसा कुछ करेगी? आलोक जी आप शुरू करिए। देखिए, मैं इसका उत्तर बहुत संजीदगी से देना चाहूंगा क्योंकि धर्म के ऊपर आधारित जल्दी मसला है। दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ पर सिखों की आबादी पूरे देश में 2% से भी कम है और 10 वर्ष तक हमने सिख एक प्रधानमंत्री को देखा और जिसने बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे और उन्होंने देश को बहुत अच्छे से चलाया। अगर मुस्लिम भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो काबिल है तो किसी ने नहीं रोका है। क्या मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं राज्यों में? क्या राष्ट्रपति नहीं हुए हैं? क्या उपराष्ट्रपति नहीं हुए हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसके अंदर काबिलियत है, राष्ट्रपति भी हुए, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, दोनों हुए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं पर धर्म के आधार पर कोई भेद है। आप खुद स्वयं एक पढ़े लिखे युवक हैं, आप प्रयास कीजिए, आप आगे बढ़िए। बीजेपी को जवाब देना। सवाल लेता हूँ कुछ और। मेरा सवाल शबनम जी से है। खड़े हो जाइए बेटा, कैमरे पे आ जाएंगे आप, छुपे पीछे। मेरा सवाल शबनम जी से है। केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए स्टेटहुड की पूरी डिमांड की है, अगर नहीं मिलता है तो खुद पे ब्लेम लेंगे कि सेंट्रल पे डालेंगे? क्योंकि अभी तो फुल सपोर्ट है उनके पास सेंट्रल का। देखिए हमने क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ पाले में गेंद है अब,
और मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा है कि बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ वो हमारा सहयोग करेंगे। और बीजेपी का भी सुमित जी एजेंडा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज ही इन्होंने तो नहीं, जो हमें सरकार के पाले में डाल दिया है, जिम्मेदारी लेनी है आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। सुमित जी, जो हमें जिम्मेदारी लेनी है वो तो हमें बिल्कुल सर उठाकर गर्व से लेते हैं, और ये केजरीवाल जी ने आपको दिखाया भी है। एक सवाल और लेते हैं। मैम सभी को नमस्ते करता हूँ। एक क्वेश्चन है मैम आम आदमी पार्टी के लिए कि मैम अमेरिकन मीडिया ने एक क्वेश्चन किया था कि भारत की जनता को मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही है? मुफ्त की चीजें बांट के नहीं, मुफ्त की चीजें नहीं बांट रहे हैं आपको। आपका अधिकार आप तक लौटा रहे हैं तो आप उसे मुफ्त की चीज समझने लगे, क्योंकि आपको ऐसे लोगों की आदत पड़ गई थी जो 65 साल से आपका शोषण कर रहे थे, जो 40 साल से आपका शोषण कर रहे थे। आपको वो मुफ्त नहीं दिया जा रहा है। किसी चीज का मूल्य आप नहीं देंगी तो उसकी कीमत आप नहीं समझेंगी। पानी फ्री कर दी जाएगी तो आज जो 2 बकेट पानी रोजाना है बचाने का जो ऐड आता है, कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कास्ट की बात हुई थी कि मुफ्त पानी दिया जाए। कितने लीटर पानी फ्री के बाद आपको पे करना पड़ेगा? अगर इतना हमारी सरकार के पास है, अगर हमारी सरकार के पास इतना है कि हम आपको 20 लीटर पानी फ्री दे सकते हैं तो आप लीजिए ना, आपका अधिकार है। ये मैं समझता हूं सुमित जी, पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं जो लोग अपना टैक्स देते हैं उसी टैक्स से पैसा चुकाया जाएगा बिजली कंपनियों को। कहीं फ्री नहीं है ये। आपने फ्री ये तो कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास जो होना चाहिए, जो नई पाइपलाइन डलनी चाहिए, नई बिजली की लाइनें डलनी चाहिए, 5 साल के बाद सवाल आएगा कि कितना नया काम आपने किया। मैं सवाल ले रहा हूँ, एक आखिरी सवाल। जैसा कि मैनिफेस्टो में दिया है कि इतना सब्सिडी पे पानी मिलेगा या इतना सस्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भार किस दर्जे पे पड़ेगा? पैसे का, इनकम टैक्स या टैक्स का कहाँ से वसूला जाएगा? आखिर वो बजट तो कहीं ना कहीं से आएगा। पैसा कहाँ से लेंगे? सरकार में बहुत पैसा है, और अभी मैंने बताया कि जो आपको सुविधाएं सरकार की तरफ से आ सकती हैं, अगर आपको दे रहे तो आप उसे फ्री मत समझिए। हम कोई आपको दान नहीं दे रहे, आपका अधिकार आपको लौटा रहे। और 65 और 40 वाले नहीं दे पाए, इसलिए आपको शायद ये गलतफहमी के शिकार हो गए कि हमें कोई सरकार फ्री देगी और हम सब उसको फिर भुगतान करना पड़ेगा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी जो सरकार फ्री देकर बनी है उसका हर्ष खराब हुआ है। और पैसा उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी 1-2 नीतियां ऐसी रही कि हमने फ्री बांटने का प्रयास किया, हमें भी नुकसान हुआ, और इन्होंने तो सब कुछ जो है रेवड़ियां बांटने का काम कर दिया है। आने वाला समय जो है इनके लिए बहुत कठिन होगा। धीरे धीरे कर कार्यक्रम के आखिर में आता जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज और लिखी हुई है, कंडीशन अप्लाई। अभी जो बेसिक चीज है, वाईफाई की जो बात हुई थी, और मैंने टीवी में ये देखा है कि केवल 20 मिनट के लिए सरकारी कामों के लिए वाईफाई फ्री होगी। तो ये एक नमूना और ट्रेलर है आपके पास, इसके हिसाब से आप पूरी फिल्म अपने दिमाग में बना प्रकाश जी अभी घोषणा हुई नहीं है, ऐसी बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। मनीष सिसोदिया जी की स्टेटमेंट थी बाकायदा कि हम बाकी सब चीजों के लिए वाईफाई फ्री थोड़ी ना कर सकते हैं। उन्होंने कहा सरकारी काम है, 20 मिनट लीजिए आप, और उन्होंने ऐसा कहा कि अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास वक्त की कमी है, कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूँ। शुरुआत में हमने आज का सवाल पूछा था, सवाल यही था कि क्या अरविंद केजरीवाल अराजक क्रांतिकारी से अब परिपक्व राजनेता में तब्दील हो चुके हैं? मुझे बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं, और 65% 65% लोग हाँ में जवाब देते हैं, यानी वो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल में वक्त के साथ, समय के साथ परिपक्वता आई है। अब वो आज ज़्यादा परिपक्व राजनेता के तौर पर सामने दिखाई दिए, मैच्योर हो चुके हैं। आप सबका शुक्रिया करूंगा, आलोक जी, ओम प्रकाश जी, शबनम जी, विनोद जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को एक बार हाथ जोड़, बिल्कुल दिल्ली की जनता ने मान लिया, रब्त लिया। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करूंगा। दिल्ली आना चाहिए दिल्ली दरबार में आज फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए इंडिया 9 बजे।